दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और दो भाग में डिवाइड हुआ, जिसमें एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 17 साल तक देश पर शासन किया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1948 में ही हमें पहली वॉर लड़नी पड़ी पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर। बिकॉज कश्मीर के जो महाराज थे, उन्होंने महाराज हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर करने में देरी कर दी और पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया। 20 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को उन्होंने 1947 में साइन किए और एक्सेशन के ऊपर, और तब तक पाकिस्तान ने काफ़ी एरिया में कब्जा कर लिया था और एक गूफअप हुआ जिसकी वजह से कश्मीर का वो पार्ट आज भी पाकिस्तान के पास है। खैर, आज हम दूसरे हिस्से पे बात कर रहे हैं, जो 1962 में वॉर हुई चाइना के साथ। वो वॉर से हमें क्या लेसन मिला और उसमें क्या गूफअप हुए थे, जिसकी वजह से 1962 की वॉर की वजह से उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर कृष्णन मेनन को रिज़ाइन करना पड़ा इमीडिएटली आफ्टर द वॉर, और आर्मी चीफ मिस्टर थापर को भी रिज़ाइन करना पड़ा इमीडिएटली आफ्टर द वॉर। और नेहरू को इतना सदमा लगा कि उन्होंने 1964 में वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में 1962 की वॉर से हमें क्या लेसन मिला। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों 1962 की वॉर एक ऐसी वॉर है जो एक स्कार है जो हमारे देश के ऊपर, क्योंकि यही एक वॉर है जो हमने हारी। और इसके अलावा हमने जितनी भी वॉर लड़ी, 1948 में हो, 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर में तो हमने बांग्लादेश ही अलग देश बना दिया, जिससे दुनिया में हमारी धाक बनी। तो इसके अलावा कारगिल की वॉर भी हम जीते, और चाइना के साथ एक और छोटी वॉर हुई थी 1967 में, उसको भी हमने अच्छे तरीके से हैंडल किया और जीत दर्ज की। तो 1962 की वॉर में ऐसा क्या हुआ था, क्या इश्यूज थे कि ये वॉर में हमें बहुत तगड़ी डिफीट मिली और दुनिया में हमें मतलब एक खराब पोजीशन में कंट्री आ गया। तो 1962 की वॉर में जाने से पहले हम इतिहास में जाते हैं। 1947 में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो था वो किसी को नहीं दिया। और पूरे 17 साल जब तक वो रहे, फॉरेन मिनिस्टर कोई हमारे देश में नहीं था, और फॉरेन पॉलिसी जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाई, और उसी पे वो अमल करते रहे और उसी पे चलते रहे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे शुरुआत में, और उन्होंने 48 में वो भी चले गए, बट उन्होंने जाने से पहले काफ़ी रियासतों को इकट्ठा किया और कंट्री को एक संघ के रूप में दर्ज कराया। इधर जो डिफेंस पोर्टफोलियो एक और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो था, उसको भी नेहरू ने शुरुआत में अपने पास ही रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो भी लोग थे वो थोड़े टाइम के लिए रहे, बीच में एक दो लोग, बट 1957 में जाकर उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी वो अपने क्लोज एसोसिएट मिस्टर कृष्णन मेनन को हैंडओवर की, डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया। मिस्टर कृष्णन मेनन मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक अच्छे मित्र थे, और लॉन्ग टाइम के उनकी मित्रता थी। और 1947 में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृष्ण मेनन को ही हाई कमिश्नर अपॉइंट किया था यूके का। बिकॉज उस टाइम हमारे कंट्री के रिलेशन यूके के साथ काफ़ी ज़्यादा थे। कंट्री आज़ादी हुआ था और अभी गणतंत्र भी नहीं बना था, क्योंकि उनको 1950 में हम रिपब्लिक कहलाए थे, तब तक हमारा संविधान भी नहीं था। तो हमें जो भी कंसल्ट करना होता था और ऑर्डर्स होते थे वो लंदन से ही आते थे, ब्रिटिश एम्पायर से इनिशियल डेज में, जब लॉर्ड माउंटबेटन भी यहीं पर थे। तो उन दिनों की बात है। और बट जब धीरे धीरे हम जब रिपब्लिक बने 1950 के अंदर, और कंट्री में धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की वर्ल्ड के अंदर, और 1960
वन में जब नॉन अलाइंड समिट भी बना और नेहरू ने ही उसमें इनिशिएट किया था नॉन अलाइंड समिट के अंदर, जिसमें 5 कंट्रीज यूगोस्लाविया, मिस्र, केन्या, इंडोनेशिया और इंडिया मिलकर 5 कंट्रीज ने नैम संगठन की नींव रखी थी 1 सितंबर 1961 में, और इंडिया वाज ए पायनियर मेंबर। तो ये नेहरू की पॉलिसीज थी, वो अपने हिसाब से चल रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। देश में इलेक्शंस भी हुए 1951-52 में, पहले जनरल इलेक्शंस हुए जिसमें नेहरू को थंपिंग मेजॉरिटी मिली और कांग्रेस वापस से सत्ता में आई। 1957 में सेकेंड टर्म इलेक्शन हुए, उसमें भी कांग्रेस वापस सत्ता में आई और नेहरू वापस प्रधानमंत्री बने। तो वो इंडिस्पेंसेबल थे और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी उनमें आना शुरू हो गया था 1957 के बाद। और 1962 में जब थर्ड टाइम इलेक्शन हुए फरवरी 1962 में, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अच्छी जीत मिली, कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को। हाँ, अपोजिशन धीरे धीरे अब खड़ी हो रही थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से खड़ी हो रही थी, और उसके अलावा जनसंघ भी आ गई थी। जनसंघ में उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी नए नए चुनकर आए थे 1957 के इलेक्शन में। बलरामपुर से पहली बार वो एमपी सिलेक्ट हुए थे और भारतीय जनसंघ से सेकेंड टाइम पर 1962 फरवरी के इलेक्शन में उनको राज्यसभा की मेंबरशिप दी गई और राज्यसभा से चुनकर आए। और ये सब चीज़ें चल रही थी, बट नेहरू उस टाइम पर किसी भी गुट में नहीं थे और हमारी कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं थी, ना तो सोवियत रूस के साथ थी, यूएसएसआर के साथ थी, ना ही यूएसए के साथ थी। क्योंकि पंडित नेहरू का ये सोचना था कि हमारे देश पे किसी ने अटैक नहीं करना है और हम ना तो हम किसी को कुछ कह रहे हैं और ना हमारे कंट्री पे कोई अटैक होना है। और पाकिस्तान के साथ ही थोड़े इश्यूज हैं हमारे, और जो भी हमारी फौज थी उस टाइम पर, इंडियन आर्मी थी, वो करीबन 4 से 5 लाख की उस टाइम पर हमारे पास एक फौज थी, जिसको नेहरू जी के कहने पर और कृष्ण मेनन के कहने के ऊपर पाकिस्तान बॉर्डर पे ही ज़्यादा अपॉइंटेड किया हुआ था। चाइना का जो बॉर्डर था वो एकदम से खाली था एक तरह से, और हमारी जो आर्मी थी उसको कोई कॉम्बैट ट्रेनिंग भी नहीं थी कि माउंटेनिंग जो टेरेन है उसके ऊपर, उत्तराखंड में माउंटेन टेरेन है या लद्दाख के जो टेरेन है या अरुणाचल प्रदेश की जो टेरेन है, वहाँ पर अगर कभी वॉर हो तो हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी आर्मी की। इसको लेकर जनरल थिमैया जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी था इंडियन गवर्नमेंट को, बट उस पर भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। और एक टाइम पर जनरल थिमैया जो आर्मी जनरल थे, उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था क्योंकि कृष्ण मेनन के साथ उनके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए थे। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका जो रेजिग्नेशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्लियरली आर्मी जो टॉप कमांड थी और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। खैर, जनरल थिमैया तो अपना टेंडर पूरा करके 1961 में चले गए। उसके बाद प्रेमनाथ थापर जो आर्मी चीफ बने, वो इतने टफ आर्मी चीफ नहीं थे और उनकी काबिलियत पे भी कुछ डाउट्स थे उस टाइम पर। बट एनीवे, उन्होंने ही उनके टेनियर में भी ये वॉर चली थी 1962 की, बिकॉज मिस्टर प्रेमनाथ थापर जो आर्मी चीफ बने थे, 4th आर्मी चीफ हमारे कंट्री के, वो मई 1961 से लेकर नवंबर 1962 तक रहे। नवंबर में जब ये वॉर ख़त्म हुई थी चाइना के साथ, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा। खैर, इसको फाइनली जो इसके जो गूफअप थे, इसमें अगर हम नेहरू जी को ब्लेम करते हैं और जो कंट्री उस टाइम पर और अपोजिशन भी ब्लेम करता था, इसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर कंट्री में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आज तक जो भी 1962 में अगर हम 15 साल आज़ादी के हुए थे उस टाइम तक, तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी नहीं आया था, और ये फर्स्ट टाइम था जब अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था नेहरू जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। खैर, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था पार्लियामेंट में,
और अगर हम इसको सम अप करते हैं 1962 की जो वॉर थी, जिसको हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही स्क्वेयरली ब्लेम कर रहे हैं और मीडिया में भी इसका ब्लेम उन्हीं के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ही आया था। और इसके जो कारण थे, अगर हम उसको कारण जो रीज़न को हम ढूंढते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न था जो नेहरू जी ने एक स्लोगन दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। वो स्लोगन एकदम फेल हुआ और उस जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, जिसको ब्यूरोक्रेसी ने और या जो गवर्नमेंट थी उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें ये डिफीट मिली। और इंटेलिजेंस फेलियर थी, जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी, क्योंकि अगर अपोजिशन को अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं चाइना के लिए, तो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही होंगी ऑपोजिशन के पास और कंट्री में भी, बट उसको गवर्नमेंट ने ओवरलुक किया और उसकी वजह से भी हमें डिफीट मिली। इसके अलावा जो बॉर्डर पेट्रोलिंग थी, वो बॉर्डर डिमार्केशन प्रॉपर नहीं थी, मैकमोहन लाइन उस टाइम और होती थी। और फॉरवर्ड पोस्ट हमने हमारी कंट्री में, जिसको चाइना ने काफ़ी ऑफेंड किया था कि हम कंट्री की बिना कंसल्ट किए, बिना बॉर्डर कंसल्टेशन के हम बॉर्डर पोस्ट आगे तक ले जा रहे थे, खासकर अक्साई चीन के एरिया के अंदर। बट सबसे बड़ा जो रीज़न था जिसकी वजह से चाइना के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी बिगड़े थे, वो रीज़न था तिब्बत को एटोनोमस रीजन हमने जो एक्सेप्ट नहीं किया। और दलाई लामा को हमने 1959 में जब वो यहाँ आ गए और उनको धर्मशाला में शरण दी, इसकी वजह से चाइना काफ़ी इन्फ्यूरेटेड हुआ था। और माओ जो उस टाइम वहाँ के प्रीमियर थे, उन्होंने एक लेसन सिखाने की बात कही थी कि इंडिया को एक लेसन सिखाया जाएगा। और वो लेसन सिखाया गया एक तरह से, और लेसन से हमें अच्छी सीख भी मिली, ऐसा नहीं है, बट हमने एक बड़ा पार्ट अपना कंट्री का गवा कर वो सीख मिली। अक्साई चीन आज भी 63 साल हो गए हैं चाइना के कब्जे में है। और पार्लियामेंट में हम पीओके लेने की बात तो ज़रूर करते हैं, हमारी जो लीडरशिप है, बट हम अक्साई चीन लेने की बात अभी भी नहीं हमारी पार्लियामेंट में कभी आवाज़ उठी। तो आप लोगों का क्या कहना है कि अक्साई चीन क्या कभी हमारे पास वापस आ सकेगा? तो आपके जो कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज आपके कहने से फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है, हिस्ट्री से इस तरह के हम और टॉपिक लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।